हिप्नोथेरेपी है क्या? हिप्नोथेरेपी एक एडवांस्ड फॉर्म ऑफ थेरेपी है। हिप्नोसिस इंड्यूस करके आपको एक सर्टेन ब्रेन वेव में लेके जाया जाता है। हमने तो फ़िल्मों में देखा कि ऐसे करके किया तो वो मतलब जब माइंड बिजी हो जाता है किसी एक चीज़ के ऊपर फिक्सेटेड होता है तो उस टाइम हमारा कॉन्शियस माइंड जो है वो ऑफलाइन हो जाता है। तो मैं चुपके से बाईपास किया और मैं निकल गई और आपके सबकॉन्शियस को मैंने एक्सेस कर लिया। आपको पता होता है कि आप मूवी देख रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आप उनकी कैरेक्टर्स के साथ हंस भी रहे होते हैं और रो भी रहे होते हैं। मुकम्मल इन्वॉल्व है किसी चीज़ के अंदर। तो वो भी एक हिप्नोटिक स्टेट है। कभी भी किसी को उसकी मर्ज़ी और ताउन के बगैर हिप्नोटाइज नहीं किया जा सकता। जब एक दफ़ा वो स्टेज में चला गया, उसका फिर अपना कंट्रोल अपने ऊपर ख़त्म हो गया। बिल्कुल ऐसा नहीं है। अच्छा। जब चाहें आप खुद को खुद हिप्नोसिस से निकाल सकते हैं। अच्छा, जी बिल्कुल। कोई स्ट्रगल कर रहा है अपने करियर में, बिज़नेस में या कोई फाइनेंशियल है, तो वो मतलब उसको भी हिप्नोथेरेपी कैन हेल्प? जी बिल्कुल। उसको रीप्रोग्राम करके उसको लाइक मैं ऐसे डिसीजंस लूँ, मैं ऐसे कारोबार करूँ, मैं इस तरह की मेरी पर्सनैलिटी हो, इट कैन बी डन। अच्छा, जी बिल्कुल। इट्स दैट सिंपल। इट इज़। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ हेल्थ केयर न्यूज़। आज हमारे साथ हैं निदा मुस्तफ़ा जो कि हिप्नोथेरेपिस्ट है। तो पहले तो अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर शो जी। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। पहले तो ये बताइए हिप्नोथेरेपी है क्या? हिप्नोथेरेपी एक एडवांस्ड फॉर्म ऑफ थेरेपी है जिसमें आपको एक सर्टेन हिप्नोसिस इंड्यूस करके आपको एक सर्टेन ब्रेन वेव में लेके जाया जाता है, जहाँ पे आप एक इंतहाई रिलैक्स्ड स्टेट में होता है। उस स्टेट में लेके जाकर आपके साथ जो भी बात की जाती है, क्योंकि उस टाइम पर आपका सबकॉन्शियस माइंड हाईली रिसेप्टिव हो जाता है, उस स्टेट में आपसे जो भी बात की जाती है वो इंस्टेंटली आपकी ज़ात का हिस्सा बन जाती है। अब समझने की ये ज़रूरत है कि हिप्नोसिस इटसेल्फ क्या चीज़ है। हिप्नोसिस बेसिकली ये होता है कि जब हम ब्रेन डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज पर ऑपरेट करता है, जैसा कि बीटा, अल्फ़ा, थीटा, डेल्टा, गैमा। जैसे फॉर एग्जांपल इस टाइम पर हम जब बैठे हुए हैं और हम फुली अलर्ट हैं, एक्टिव हैं, तो हम बीटा की ब्रेन वेव में हैं इस टाइम। सो हम होता ही है कि जब हम ड्रिफ्ट करते हैं ऐसे थोड़ी सी रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में आते हैं तो हम अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हैं। अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड के बाद थोड़ी सी और मज़ीद रिलैक्सेशन वाली स्टेट में जाते हैं हम, जिसमें आप स्लीप वेक स्टेट में होते हैं, दैट इज़ थीटा स्टेट ऑफ माइंड। सो आपको हिप्नोसिस के थ्रू थीटा स्टेट ऑफ माइंड में लेकर जाया जाता है। वहाँ पर लेके जाने के लिए जब जाया जाता है तो आपका जो कॉन्शियस माइंड है, दिस प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये फॉर शॉर्ट वाइल ऑफलाइन हो जाता है। ओके। जी। और जब ये ऑफलाइन हो जाता है तो इसका मतलब है कि जो आपका सब कॉन्शियस माइंड है वो उस टाइम हाईली एक्टिवेटेड है, हाईली रिसेप्टिव है, चेंज के लिए रेडी है, बात सुनने के लिए रेडी है। सो उस टाइम पर अगर आप खुद कोई बात करें या कोई आपको उस टाइम कोई बात करे तो वो परमानेंटली आपका हिस्सा बन जाती है। ज़्यादातर लोगों को हिप्नोसिस जो है वो इतना ही इसकी अंडरस्टैंडिंग मतलब नहीं है, तो मतलब वो मतलब एक्चुअली मतलब हमने तो फिल्मों में देखा कि ऐसे करके किया तो वो मतलब कैसे, हाउ डज इट वर्क? अच्छा, ये हिप्नोसिस डिफरेंट वे से इंड्यूस किया जाता है, इसका कोई एक तरीका नहीं होता। मतलब मुख्तलिफ तरीके होते हैं हिप्नोसिस के अंदर लेके जाने की, एंड दैट टोटली डिपेंड्स कि आपके जिसको आप इंड्यूस कर रहे हैं हिप्नोसिस, उसकी माइंड टाइप क्या है। कुछ लोग रिलैक्स करने से चले गाइड करें, रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में लेकर जाएं तो वो आसानी से चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों के माइंड को बिजी करना पड़ता है हिप्नोसिस में लेके जाने के लिए, क्योंकि वो बहुत आसानी से रिलैक्स नहीं होते। कुछ लोग जैसे उनको बहुत रेसिंग थॉट्स होती हैं या बहुत हाईली क्रिटिकल माइंड्स होते हैं उनके, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, हर चीज़ का एनालिसिस करने के आदी होते हैं। सो वो उनको जब हम रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं तो इतनी आसानी से रिलैक्स नहीं होता है। सो वो हिप्नोसिस में एंटर नहीं होता है। फिर उन लोगों के लिए वो वाली हिप्नोसिस की टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं जिसमें उनके माइंड को बिजी कर दिया जाता है और फिर बहुत आराम से हम उनके कॉन्शियस माइंड को बाईपास करके उनके सबकॉन्शियस को एक्सेस कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, फ़र्ज़ करें कि आप मेरे पास हैं और मैंने आपको हिप्नोसिस इंड्यूस करना है, लेकिन आप एक ऐसे इंसान हैं जिसको इतनी ज़्यादा थॉट्स आती हैं हर वक्त कि अगर मैं आपको ये कहूँ कि प्लीज़ क्लोज़ योर आइज़,
तो आपका माइंड आपसे क्वेश्चन करना शुरू कर देगा, व्हाई शुड आई क्लोज माई आइज, व्हाट शी इज़ गोइंग टू डू विद मी, नो, आपका माइंड सवाल करना शुरू हो जाएगा आपका। तो आप हिप्नोसिस में एंटर नहीं हो सकते इस तरह से। तो इसका तरीका ये होगा कि मैं आपके माइंड को बिजी करूं और मैं आपको कहूं कि आप इमेजिन करें कि एक वॉल है और उस वॉल के ऊपर रेड और ब्लू लिखा हुआ है वक्फे वक्फे से, और आपके पास बलून्स हैं जो कि रेड और ब्लू कलर के हैं। अब आपने जहाँ पर ब्लू लिखा है वहाँ पर रेड बलून लगाना है, और जहाँ रेड लिखा हुआ है वहाँ पर ब्लू बलून लगाना है। अब क्या होगा कि आपकी एक स्ट्रगल स्टार्ट हो जाएगी, आप इमेजिन करना शुरू हो जाएंगे और आप वो बलून्स लगाना शुरू हो जाएंगे। अब चूँकि आपका माइंड हो गया है बिज़ी, और जब माइंड बिज़ी हो जाता है किसी एक चीज़ के ऊपर फिक्सेटेड होता है, तो उस टाइम हमारा कॉन्शियस माइंड जो है वो ऑफलाइन हो जाता है, डॉर्मेंट हो जाता है। तो मैं चुपके से बाईपास किया और मैं निकल गई और आपके सबकॉन्शियस को मैंने एक्सेस कर लिया। अब मैं आपसे बातें कर रही हूँ, जो भी मैंने आपके अंदर चेंज लेके आना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके अंदर सेल्फ डाउट है और मैं उसको ठीक ट्रीटमेंट करना चाहती हूँ उसका, और मैं उसमें आपसे बात कर रही हूँ, आपका ट्रीटमेंट कर रही हूँ, आपको नहीं पता कि मैं आपका ट्रीटमेंट कर रही हूँ, आपका माइंड बलून्स लगाने में बिजी है। ओके। सो दिस इज़ हाउ इट हैपेंस। और ये डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट इसकी जो है वो तरीका होता है, जी यानी बिल्कुल इट्स नॉट ऐसी है, सेम फॉर एवरीवन। जी बिल्कुल ऐसी है। तो ये मतलब जिस वक्त मतलब वो जो 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 ये जो सिचुएशन, मतलब जो ये जो कंडीशन है, इसमें मतलब हमारा जो ब्रेन है, ये जो माइंड है, वो क्या क्या मतलब उसकी क्या स्टेट होती है? किस टाइम पे? जिस टाइम हम हिप्नोसिस इंड्यूस कर रहे होते हैं। मतलब जब ये हिप्नोटिक सिचुएशन है, इसमें मतलब है जो हमारा जो ब्रेन है वो क्या किस कंडीशन में होता है, ये क्या? वो थीटा स्टेट ऑफ माइंड में होता है, इंतहाई रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में होता है। अच्छा। बिल्कुल। अब मैं आपको बताती हूँ कि जब आप हिप्नोसिस में होते हैं आप कैसा फील करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके अपने होशो हवास खो देते हैं। हिप्नोसिस में आप मुकम्मल तौर पर अपने होशो हवास में होते हैं। ओके। जी, आपको इर्द गिर्द की सारी आवाज़ें आ रही होती हैं, ठीक है, आपको पता चल रहा होता है कि आप कहाँ पर बैठे हुए हैं। और आप समटाइम्स ऐसे भी होता है कि आपको थॉट्स भी आ रही होती हैं, जा रही होती हैं, वो थॉट्स जो जिस पे बात नहीं हो रही, लेकिन आपको कोई इर्द गिर्द की कोई और थॉट आ गई माइंड में, वो भी आ जा रही होती है। लेकिन स्टिल आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है इतना एक्टिव होता है उस टाइम पर कि वो सुन रहा होता है बात जो उससे की जा रही होती है। ये बिल्कुल ऐसी है जैसा कि आप एक मूवी देख रहे हैं और आप इतना उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं मूवी देखते हुए कि आपको पता होता है कि आप मूवी देख रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आप उनके कैरेक्टर्स के साथ हंस भी रहे होते हैं और रो भी रहे होते हैं। उस स्टोरी के अंदर अपने आप को आपने रखना शुरू किया होता है। आप उस स्टोरी के अंदर ही फील करते हैं कि आप उसके अंदर ही हैं। लेकिन आप सिनेमा में बैठे हुए हैं या आप घर की सेटिंग में बैठे हुए हैं, आपको पता भी है, आप होशो हवास में भी हैं, लेकिन आप मुकम्मल इन्वॉल्व हैं किसी चीज़ के अंदर। सो वो भी एक हिप्नोटिक स्टेट है। ओके। सो मतलब ये कि वो जनरली लोगों का ये फियर है कि ये जब मतलब हिप्नोसिस में जैसे वो मतलब अपना कंट्रोल जो है वो दे मतलब ख़त्म हो जाता है, उसके बाद फिर मतलब इट्स अप टू द अदर पर्सन कि उसने उनको कंट्रोल करना। इज इट ट्रू? नो इट इज़ नॉट, ये इट्स अ मिथ। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि कभी भी किसी को उसकी मर्ज़ी और ताउन के बगैर हिप्नोटाइज नहीं किया जा सकता। ये पॉसिबल ही नहीं है। उसकी वजह ये है कि अगर मैं आपको कहती हूँ कि आंखें बंद करें और इमेजिन करें कि आपके सर पे एक लाइट है और आप नहीं करते, तो मैं किसी तरह भी आपको हिप्नोसिस में नहीं लेके जा सकती। येस, देर आर टेक्निक्स जिनको कहते हैं हम रैपिड इंडक्शंस, शॉक इंडक्शन जिसको बोलते हैं। उसमें वो शॉक दिया जाता है माइंड को कि माइंड एकदम से हिप्नोटिक स्टेट में एंटर हो जाता है। बट ये सब चीज़ें होती हैं स्टेज के लिए। स्टेज हिप्नोटिस्ट होते हैं, जो स्ट्रीट हिप्नोटिस्ट होते हैं, जिन्होंने लोगों को एंटरटेन करना होता है। जो प्रोफेशनल हिप्नोथेरेपी है उसमें कॉन्सेंट के बगैर आप किसी को हिप्नोटाइज नहीं कर सकते, और कोई हो भी नहीं सकता जब तक वो ताउन ना करे आपके साथ। पर चलें, जिस किसी मतलब एक बंदे ने कॉन्सेंट दे दी इसमें जाने की, बट फिर ये कि उसमें भी मतलब है वो मतलब क्या फिर उसका अपना जो कंट्रोल है, जब एक दफ़ा वो स्टेज में चला गया तो उसका फिर अपना कंट्रोल अपने ऊपर ख़त्म हो गया? बिल्कुल ऐसा नहीं है। अच्छा। जब चाहें आप खुद को खुद हिप्नोसिस से निकाल सकते हैं। अच्छा। जी बिल्कुल। ओके। आपको मैं हिप्नोटिक स्टेट में लेके गई हूँ, मैं आपको इमेजिन करवा रही हूँ, एक स्टोरी चल रही है आपके माइंड में, आप मेरी वॉइस को फॉलो करते जा रहे हैं, लेकिन किसी पॉइंट पे आपको आके लगा है कि नहीं, इट डजंट अलाइन विद मी, आई डोंट वांट टू बी इनटू इट
anymore. Just open your eyes and you will be out of it. अच्छा, Yes. ओके, सो इट्स नॉट दैट कि बस वो आप उस स्टेट में चले गए तो फिर जब तक आपका जो थेरेपिस्ट जो है वो आपको वापस नहीं लेके आता वापस एक नॉर्मल स्टेट में, तो यू कांट कम बैक इन द नॉर्मल स्टेट। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, अलबत्ता एक चीज़ है कि अगर आप बहुत डीप ट्रांस में जा चुके हैं, क्योंकि इसकी भी लेयर्स होती हैं कि आप डीप भी जाते हैं ट्रांस में। अगर आप बहुत डीप ट्रांस में गए हुए हैं तो थोड़ा टाइम लगता है आपको अपने आप को वापस लेके आने में। एक इमीडिएटली नहीं लेके आ सकते, लेकिन यह है कि आप ले आते हैं ख़ुद को। इसकी सबसे बड़ी इसका जो एविडेंस है वो ये है कि जब हम रात को सोने लगते हैं तो डायरेक्ट नहीं सोते, हम आंखें बंद करते हैं और डायरेक्ट नहीं सोते हैं। हम आहिस्ता आहिस्ता एंटर होते हैं। जो हम आहिस्ता आहिस्ता एंटर हो रहे होते हैं वो हम दिमाग की डिफरेंट स्टेट्स होती हैं जिसमें हम एंटर हो रहे होते हैं। सो एक इवेंचुअली स्टेट आती है आपके ऊपर जिसमें आप स्लीप वेक स्टेट में होते हैं। आपको पता होता है कि आप सो रहे हैं, सोने लगे हैं, ड्रिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन आप जागे भी होते हैं उस टाइम पे। वो जो स्लीप वेक स्टेट है दैट इज़ थीटा स्टेट ऑफ माइंड, जो कि एक्सेस की जाती है हिप्नोसिस के लिए। अच्छा, बहुत सारी जो मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन है उसमें ये भी है कि जैसे जो आपका जो हिप्नोथेरेपिस्ट है वो मतलब आपको कोई मैनिपुलेट भी कर सकता है, क्योंकि आप तो अपना कंट्रोल आपने लूज करके तो अपने थेरेपिस्ट को अपना कंट्रोल दे दिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि आप सब कुछ सुन रहे हैं। आप बेशक एक हिप्नोटिक स्टेट में हैं, लेकिन आप सब कुछ सुन रहे हैं। आपको पता चल रहा है कि आपका थेरेपिस्ट या आपकी थेरेपिस्ट आपसे क्या बात कर रही है। जिस टाइम आपको फील हो कि ये तो वो नहीं है जो मैं चाहता हूँ, आप आंखें खोलेंगे, आप उससे बाहर आ जाएंगे हिप्नोसिस से। तो उसको तो मैनिपुलेट करने के उसके पास कोई टाइम नहीं है आपको मैनिपुलेट करने का। एंड सेकेंडली, ये सवाल बहुत पूछा जाता है, तो मैं इसको इस तरह से हमेशा मेरे पास ये इसका सबसे लॉजिकल जवाब है कि जैसे एक एनेस्थीसिया का डॉक्टर होता है ना, तो प्रोफेशनल है, आप ट्रस्ट करके उसके पास जाते हैं। अब जब उसने आपको एनेस्थीसिया दे दी, अब तो बेहोश है, लेकिन आप ट्रस्ट करते हैं कि वो प्रोफेशनल है और उसने ट्रीटमेंट के लिए आपको बेहोश किया है। सो बिल्कुल इसी तरह ही एक हिप्नोथेरेपिस्ट होता है, वो एक प्रोफेशनल होता है, उसका एक लाइसेंस होता है। अगर वो आपको एक हिप्नोटिक स्टेट में लेकर गया है तो आप उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं कि वो प्रोफेशनल आपके साथ कुछ गलत नहीं करेगा। सो ये ज़्यादा फ़र्क नहीं है इस चीज़ के अंदर। अगर आप एनेस्थीसिस्ट को कर सकते हैं ट्रस्ट, तो फिर आप हिप्नोथेरेपिस्ट को भी कर सकते हैं। तो मतलब वो तो आपने बताया कि अगर आप इस में से हिप्नोसिस में चले गए हैं तो आप खुद भी बाहर निकल जी, सकते हैं, बिल्कुल। एंड इट्स ट्रू फॉर एवरीवन। यस, एब्सोल्युटली। और इसकी कुछ स्टेजेस होती हैं या बस मतलब एक ये कि आप नॉर्मल बैठे हैं और एक ये कि आप हिप्नोसिस में चले गए हैं, ये कोई मतलब? जी बिल्कुल, इसकी स्टेट्स होती हैं, स्टेजेस होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि एक बीटा स्टेट ऑफ बीटा ब्रेन वेव है। बीटा में वी आर फुली एक्टिव, मेंटली अलर्ट, जैसे अभी बैठे हुए हैं। इस स्टेट में हमारा माइंड कोई भी क्रिटिकल एनालिसिस कर सकता है, डिसीजन ले सकता है, कुछ भी सोच सकता है, बिल्कुल प्रॉपर जो कॉन्शियस स्टेट होती है ये है, ठीक है। बीटा के बाद आती है अल्फा स्टेट ऑफ माइंड। अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में लाइक यूर अ बिट रिलैक्स्ड, जैसे मेडिटेटिव स्टेट होती है, जैसे बिट रिलैक्स्ड बट नॉट इन अ वेरी डीप ट्रांस, लाइट ट्रांस। उसके बाद थीटा स्टेट ऑफ माइंड आती है, जो कि स्लीप वेक स्टेट है, जो सोने से पहले आती है हमारे ऊपर। दैट इज़ हिप्नोटिक स्टेट, डीप ट्रांस, जिसमें हीलिंग होती है। उसके बाद आती है डेल्टा स्टेट ऑफ माइंड। डेल्टा में आप सो जाते हैं और डेल्टा ब्रेन वेव में आपकी थेरेपी नहीं हो सकती। ओके, जी, क्योंकि जब आप सो जाते हैं तो फिर आपकी थेरेपी नहीं की जा सकती। ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों का ख्याल ये है कि ये मतलब एक इमेजिनेशन है, ये मतलब है जैसे एक एक्टिंग आप कर रहे हैं, तो मतलब इसके कुछ साइंटिफिक भी इसका कोई मतलब प्रूफ और एविडेंस है कि हाउ इट वर्क्स? जी बिल्कुल, इट इज़ बैक्ड बाय न्यूरोसाइंस। ये बेसिकली न्यूरोप्लास्टिसिटी है। सो अगर आप अंडरस्टैंड करें इस चीज़ को कि हाउ डज अ माइंड वर्क, तो आपको पता चलेगा कि जब हम कुछ सोचते हैं तो हमारे मल्टीपल टाइम सोचते हैं कोई चीज़, तो हमारे माइंड में न्यू न्यूरॉन्स फायर होती हैं। आपको पता है ना कि हमारे माइंड में कितनी सारी बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं। सो हम कुछ नया सोचते हैं तो न्यूरॉन्स फायर होती हैं और अपनी किसी सोच को तब्दील करते हैं तो न्यूरल पाथवेज भी बदलते हैं। सो जब इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी ये होती है, फॉर एग्जांपल कि अगर
मेरा एक ही पैटर्न है किसी काम को करने का, या मैं अपने इससे रिलेटेड कोई मेरी सोच है जो मैं एक ही तरह सोचती रही हूँ पूरी ज़िंदगी से। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे लोगों का एक नॉर्मल पैटर्न होता है, वो सोचते हैं आई एम नॉट गुड इनफ। सो उनका एक न्यूरल पाथवे पक्का हुआ हुआ है ब्रेन के अंदर कि वो हमेशा सोचते रहेंगे आई एम नॉट गुड इनफ टिल द टाइम कि जब वो अपना उस न्यूरल पाथवे को बदलते हैं। और वो बदला कैसे जाता है? वो दो तरीके से बदला जा सकता है। एक तो ये कि आप सेल्फ हिप्नोसिस करें, यानी कि मेडिटेशन करें। मेडिटेटिव स्टेट में जाके भी आप अपने पाथवेज चेंज कर लेते हैं। भी हिप्नोसिस हो सकता जी बिल्कुल। है? अच्छा। सेल्फ हिप्नोसिस में भी ये होता है, कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स होती हैं, वो ब्रीदिंग आप उस तरह से उस फार्मूला के तहत करते हैं और आप एकदम से हिप्नोटिक स्टेट में एंटर हो जाते हैं और ख़ुद को खुद निकाल भी लेते हैं वापस। ओके। जी। सो ये न्यूरोप्लास्टिसिटी से रिलेटेड है। और जब हम हिप्नोथेरेपी के थ्रू थेरेपी की जाती है तो आपके माइंड की जो ब्रेन के जो न्यूरल पाथवेज हैं उन्हीं को ही चेंज किया जाता है और न्यू पाथवेज भी बनाए जाते हैं। सो इवेंचुअली आपकी ब्रेन का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो रहा होता है हिप्नोथेरेपी के थ्रू। अच्छा। जी। तो फिर खुद कैसे हो सकता है अगर आप इतनी, या तो आपको इतनी कोई टेक्निक आती हो, अदरवाइज तो फिर थेरेपिस्ट के बगैर कैसे ये खुद कैसे किया जा सकता? खुद भी बहुत आसानी से किया जा सकता है, लेकिन इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस। मैं आपको बता देती हूँ एक सबसे आसान टेक्निक। एक फॉर्मूला है, ब्रीदिंग फार्मूला 4-7-8, यानी कि 4 सेकेंड्स इनहेल थ्रू नोज़, 7 सेकेंड्स होल्ड करना है उस ब्रेथ को आपने अपने अंदर, और फिर थ्रू माउथ 8 सेकेंड्स में उस ब्रेथ को आराम आराम से वापस निकालना है। सो जब आप इसको 10 to 15 टाइम्स करेंगे इसको, तो आप एकदम से फील करेंगे कि आप एक बिल्कुल रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में चलेंगे हैं। शायद बहुत डीप ट्रांस में आप खुद को ना लेके जा रहे हों, लेकिन लाइट ट्रांस में आप खुद को ले जाते हैं थ्रू ब्रीदिंग टेक्निक्स, ये वाली स्पेसिफिकली जो है। और फिर जब आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं तो आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं। ना उस टाइम आप पास्ट में होते हैं, ना कोई फ्यूचर में होते हैं। आपको पूरा पता चल रहा होता है इस टाइम मैं प्रेजेंट स्टेट में हूँ। दूर की आवाज़ें भी आ रही होती हैं, करीब की आवाज़ें भी आ रही होती हैं, और वो आवाज़ें भी आ रही होती हैं, आपको फ़ील होती हैं जो आपने शायद कभी महसूस ही ना की हो अपने कमरे में बैठे हुए, कि वो साथ वाले घर में कोई बच्चा है जो किसी रैटल उसका बज रहा है, वो दूर से आवाज़ आ रही है, या कोई हवाई जहाज़ दूर से गुजरा है। सो आप इतने प्रेजेंट स्टेट में आ जाते हैं। वो स्टेट होती है जिसमें आपका सबकॉन्शियस माइंड हाईली एक्टिवेटेड होता है। जनरली हिप्नोथेरेपी इतनी मिसअंडरस्टूड क्यों? इसकी वजह ये है कि हमारा जो लिटरेचर है, हमारी मूवीज़, हमारे स्टेजेस, इन्होंने इसको इतना एग्जैजरेटेड फॉर्म में दिखाया और बताया है ना, कि लोगों को लगता है कि ये सिर्फ एक खेल तमाशा है। क्योंकि हिप्नोसिस, सिर्फ हिप्नोसिस इंड्यूस करना और फिर हिप्नोसिस इंड्यूस करके उसके अंदर थेरेपी करना, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ओके। कोई भी हिप्नोटिस्ट हो सकता है, कोई भी ट्रेनिंग लेके हिप्नोटिस्ट बन सकता है, लेकिन हर किसी को थेरेपी करनी नहीं आती। ये वही कर सकता है जिसने इसको पूरा पढ़ा हो और जिसके पास प्रोफेशनल लाइसेंस हो करने का इसको। तो मतलब ये कि ये जो हिप्नोथेरेपी जो है ये मतलब डायरेक्ट फिर हमारे सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट हो जी जाता बिल्कुल। है? ओके। तो ये समझने की ज़रूरत है सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो इसका भी नहीं आइडिया होता। हमारे जहन के दो हिस्से हैं, एक है कॉन्शियस माइंड, एक है सबकॉन्शियस माइंड। अब आपको सुन के बहुत हैरत होगी कि जो कॉन्शियस माइंड है वो दिन के बहुत थोड़े हिस्से के लिए एक्टिव होता है हमारा, जिसमें हम डिसीजंस लेते हैं, जिसमें हम फुली मेंटली अलर्ट होते हैं, जिसमें हम एनालिसिस कर रहे होते हैं चीज़ों का। क्योंकि हमारी 95% जो बैकग्राउंड चल रहा होता है वो सबकॉन्शियस चला रहा होता है। कैसे? हमने लर्न कर ली होती हैं चीज़ें बार बार दोहरा के। अब जैसा कि जब हमने चलना है, अब मैं उठूँगी और बस मैं चल पड़ूँगी, मैंने चलने से पहले सोचना नहीं है कि मैंने कैसे चलना है। तो इसका मतलब है कि ये सबकॉन्शियस में एक पैटर्न है जो मैंने लर्न किया हुआ है कि मैंने कैसे चलना है, तो बस मैं उठूँगी और मैं चलना शुरू कर दूँगी। मैंने टूथब्रश करना है, मैंने एक पैटर्न लर्न किया हुआ है कि मैंने ब्रश उठाना है और मैंने ब्रश करना है। मैंने सोचना नहीं है इस बारे में, इसका मतलब है मैं सबकॉन्शियसली ये कर रही हूँ। सिमिलरली जब हम कोई इमोशनल रिएक्शन शो करते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस ने लर्न किया हुआ है। सो एकदम जब हमें गुस्सा आता है और हम रिएक्ट करते हैं, या एकदम जब हम रोते हैं, या एकदम जो हम कोई चीज़ फील करते हैं, तो हम कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड से नहीं कर रहे होते,
हम सब कॉन्शियस से कर रहे होते हैं और हमें आइडिया भी नहीं होता कि हमारा सब कॉन्शियस हमें चला रहा है इस टाइम पे। क्या ये फिर जो हमारा बिहेवियर जो सबकॉन्शियस माइंड ड्राइव करता है, तो ये क्या ये कोई चीजें हमने देखी होती हैं उसने स्टोर की होती हैं, या हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं जो उसने स्टोर किए होते हैं, मतलब कैसे ये बिहेवियर को ड्राइव करता है? जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने कि आप इसको हम एक तो पास्ट एक्सपीरियंसेस स्टोर करता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, फिर इवेंचुअली हम रेपिटेशन देते हैं उसको। जिस चीज़ को भी रेपिटेशन दी जाती है वो सबकॉन्शियस का एक पैटर्न बन जाता है और फिर पूरी ज़िंदगी वही पैटर्न चलता है जब तक आप उसको बदलते नहीं हैं। और हम तो अवेयर ही नहीं है अपने पैटर्न्स से। अब मैं आपको एग्जांपल इसकी ये दूंगी। एक बच्चा है जिसको उसके वालिदैन ने बहुत वक्त नहीं दिया बचपन में और वो निगलेक्ट हुआ। अब उसको चूँकि उस टाइम पर प्राइमरी केयर गिवर से या वालिदैन से वो मोहब्बत नहीं मिली जो उस टाइम उसको रिक्वायर्ड थी, जब उसके पैटर्न्स डेवलप हो रहे थे, तो उसके माइंड में ये पैटर्न डेवलप हुआ कि जब तक मैं अर्न नहीं करूँगा मोहब्बत को, क्योंकि मुझे आसानी से तो नहीं मिलती, मेरे लिए तो नहीं है, वो अवेलेबल नहीं है, तो मुझे अर्न करनी पड़ेगी मोहब्बत और तवज्जो। तो वो जो पैटर्न डेवलप्ड है अब उसको नहीं पता, वो अवेयर नहीं है अपने पैटर्न से। अब वो बड़ा हुआ है, अब उसके रिलेशनशिप स्टार्ट हुए हैं और रिलेशनशिप्स को मतलब उसकी कोई लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, उसका कोई वर्क पार्टनर भी हो सकता है। वो जितने रिश्ते बनाएगा सब में तलाश करेगा और अट्रैक्ट करेगा ऐसे लोग जो उससे बहुत मेहनत करवाएंगे उसको उसकी बेसिक चीज़ें देने के लिए। वो हर चीज़ में तवज्जो और मोहब्बत को अर्न करेगा और वो समझेगा कि जब तक मैं ओवर परफॉर्म नहीं करूँगा मुझे ये चीज़ नहीं मिलेगी। सो जो ओवर डूअर्स होते हैं, वो जो ओवर परफॉर्मर्स होते हैं और जो लोग बहुत ज़्यादा परफेक्शनिज्म की तरफ होते हैं, उनके असल में ये पैटर्न्स होते हैं डीप डाउन। इसी तरह जो अदर वे अराउंड है, जो अंडर डूअर है, तो उनको फिर क्या ज्यादा अटेंशन मिल रही होती है या वो नहीं, क्या? देखिए मैं इस चीज़ को ऐसे डिफ़ाइन करूँगी कि पेरेंटिंग के अंदर ना सारा कुछ रखा हुआ है कि हमारा बचपन में ही हमारी पूरी ज़िंदगी बन जाती है कि हमने बड़े होके कैसी ज़िंदगी गुजारनी है हमारे बचपन में डिसाइड हो जाता है और हमारे पेरेंट्स की पेरेंटिंग ये डिसाइड कर देती है। दो तरह के इंसान निकलते हैं अगर पेरेंटिंग ठीक ना हो तो। एक वो जो कि परफेक्शनिज्म की तरफ चल पड़ेगा कि मैं सब कुछ अच्छा करूं ताकि मुझे ज़िंदगी में अच्छा मिले और मैं ओवर परफॉर्म करूं। फिर एक उस तरह का इंसान निकलेगा जो कि कहेगा कि मैं इतना कंट्रोल इस्टेब्लिश करूं कि मुझे कुछ ना करना पड़े और मुझे वो लोग मिल जाएं जो परफेक्शनिज्म अचीव करके मेरे पास आ रहे होंगे। सो एक वो लोग हैं जो कि दुनिया को फतह करने निकल जाएंगे और एक वो होंगे जो दुनिया को अपने पीछे लगाने निकल जाएंगे। ओके। अच्छा, कुछ लोग जैसे कहते रहते हैं कि जी मैं तो मतलब नेवर गेट लकी, या मतलब बैड थिंग्स ओनली हैपन टू मी, तो इसका मतलब इम्पैक्ट हमारे बिलीफ पे क्या होता? अच्छा, ये सेल्फ टॉक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आप के साथ क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि जो आप अपने साथ बात करते हैं इसका जितना इम्पैक्ट क्रिएट होता है आपके माइंड पर और आपकी लाइफ पर, उतना किसी और के कहने से नहीं होता। अच्छा। यस। सो अगर आप अपने आप को कंटिन्यूसली ये कहते रहते हैं आई एम नॉट लकी इनफ, होता ही है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड एविडेंसेस ढूंढना शुरू कर देता है, हर उस चीज़ में आपको ला के दिखाएगा और आपको वो एक्सपीरियंसेस अट्रैक्ट करके देगा जिसमें वो साबित कर सके कि आप लकी नहीं हैं। ओह। ऑन द कॉन्ट्री, अगर आप अपने अंदर अपने आप के साथ ये बात करना शुरू कर दें कि मैं तो इतना लकी हूँ कि जहाँ जाता हूँ रास्ता बना लेता हूँ, तो आपका माइंड पैटर्न लर्न कर लेगा क्योंकि रेपिटेशन देंगे ना हम उसको, फिर वो एविडेंसेस ढूंढेगा, फिर हर लाइफ का वो एक्सपीरियंस ला कर देगा आपको जो प्रूव करेगा कि आप तो जहाँ जाते हैं आप तो रास्ता बना लेते हैं। अच्छा। जी ओके, बिल्कुल। तो ये इतनी मतलब है, ये इसकी अपनी सेल्फ पिटी जो है इसका इतना इम्पैक्ट है जी जो बिल्कुल।
अच्छा, अगर हम मतलब ट्रॉमा और इमोशनल हीलिंग की बात करें तो मतलब ये जो चाइल्डहुड ट्रॉमा जो है उसमें हिप्नोथेरेपी कैसे हेल्प कर सकती है? अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि सबकॉन्शियस ने पैटर्न्स लर्न किए होते हैं। सो हिप्नोथेरेपी में ये होता है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग होती है व्हेन इट कम्स टू इनर चाइल्ड हीलिंग। इनर चाइल्ड हीलिंग ज़रूरी क्यों है, इस सबसे पहले तो सवाल ये आता है। इसलिए क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अब हमारे अपने साथ हमारी सेल्फ टॉक, हमारा इनर डायलॉग, ये हमारा चाइल्डहुड में बनता है। सो अगर हमारा चाइल्डहुड में ये इनर डायलॉग बन गया कि आई एम नॉट लकी इनफ, या आई एम नॉट इनफ, या फिर आई एम अ बैड पर्सन, या फिर आई एम अ वेरी कन्फ्यूज्ड पर्सन। अब इनर चाइल्ड ने वो पैटर्न पकड़ा हुआ है और आपको वही ज़िंदगी क्रिएट कर करके दिए जा रहा है। अब जब तक आप अपना इनर चाइल्ड हील नहीं कर लेंगे ना, उस पैटर्न को हील नहीं कर लेंगे, ज़िंदगी नहीं बदलेगी। सो उस इनर चाइल्ड को हील करने के लिए हिप्नोथेरेपी ऐसे मदद देती है कि हम करते ये हैं, हिप्नोसिस इंड्यूस करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस करते हैं और उस टाइम पर आपको इमेजिनेशन में अपने यंगर वर्जन के सामने खड़ा कर देते हैं। वही मेमोरीज रिकॉल करते हैं इन अ सेफ वे कि वो दोबारा ट्रिगर ना करें, और फिर उन मेमोरीज को डिफरेंटली अप्रोच किया जाता है। एक वो टाइम था जब वो चीज़ हो रही थी, वो इंसिडेंट्स हो रहे थे और आपने खुद उसको बजाते खुद डिफरेंट तरीके से अप्रोच किया था और एक अपना डिफरेंट इनर डायलॉग बनाया था। उसी सेम मेमोरी को उसी सेटिंग में एक डिफरेंट अप्रोच से ट्रीट किया जाता है, डिफरेंट अप्रोच दी जाती है, और वो आप ही की यंगर सेल्फ, आप ही की एल्डर सेल्फ, आप ही की यंगर सेल्फ से बात कर रही होते हैं। और इवेंचुअली उस टाइम पर हो रहा ये होता है, माइंड में वो न्यूरोप्लास्टिसिटी काम कर रही होती है। वो जो पाथवे होता है आपका न्यूरल पाथवे, वो उस टाइम बदला जा रहा होता है, पैटर्न चेंज हो रहा होता है। सो इवेंचुअली जब वो हीलिंग होती है वहाँ पर और हम अब उसकी एल्डर सेल्फ को यंगर सेल्फ से मर्ज करके इमेजिनेशन में उसको हिप्नोसिस से बाहर निकालते हैं, तो इनर चाइल्ड हील हो गया होता है। अच्छा, अगर ऐसा कोई शख्स जिसका कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा नहीं है बट उसके लिए भी हिप्नोथेरेपी जो है वो मतलब इम्पोर्टेंट है या वो भी उसको भी रिक्वायर्ड है? अच्छा, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि हिप्नोथेरेपी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ उन लोगों पे अप्लाई की जाए जिनको कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं। अच्छा। अगर आप अपने आप को ज़्यादा एफिशिएंट करना चाहते हैं, अगर आप चलते हैं और समझते हैं कि मुझे दौड़ना चाहिए, और आपको प्रोग्राम किया जा सकता है उस तरीके से हिप्नोथेरेपी के ज़रिए। अगर आप समझते हैं कि आपको अपनी पर्सनालिटी इन्हांस करनी है, ग्रूम करनी है, आप चाहते हैं ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो, मेरे ये वाले बिहेवियर्स बदल जाएं, मेरी ये आदत बदल जाएं, मैं जब बात करूं तो मैं इस तरह से बात करूं, मैं इस तरह से दिखूं, मेरा ये ऑरा हो, मैं इस तरह से लोगों के सामने बैठूं, तो वो सब कुछ आपके अंदर इंस्टॉल किया जा सकता है थ्रू हिप्नोथेरेपी। ओके। जी। और इसमें कहीं कोई चीज़ गलत होने का वो नहीं होता कि कोई मतलब नहीं होता। उसकी एक वजह है बहुत क्लियर कि आपका सबकॉन्शियस माइंड निगेशन को एक्सेप्ट नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने साथ ये डायलॉग रखूं कि जिसकी नो में आ रही हो स्टेटमेंट, जैसे आई एम नॉट अ गुड गर्ल, आई एम नॉट अ गुड वुमन फॉर एग्जाम्पल, तो वो जो नो का वर्ड है ना, वो सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट नहीं करता। ये सिर्फ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स एक्सेप्ट करता है आपसे। अच्छा। जी। ओके। सो कोई भी नेगेटिव चीज़ कही गई आपकी ज़ात का हिस्सा नहीं बनेगी इसके अंदर। तो ये मतलब किस तरह के इमोशनल ब्लॉक्स और पैटर्न्स हैं जो कॉमनली लोग डिस्कवर करते हैं हिप्नोथेरेपी में? ये ज़्यादातर इसी के ऊपर होता है कि लोगों की सेल्फ वर्थ बहुत लो हो गई होती है, खुद को डाउट कर करके। ओके। और ये भी अगेन ज़्यादातर बचपन में ही होता है कि जब बच्चा हम बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से अप्रिशिएट नहीं करते, या बच्चा फॉर एग्जांपल अगर तंग कर रहा है या ज़िद कर रहा है तो हम बार बार उसको कहते हैं ये बहुत ज़िद्दी है, ये बहुत ज़िद्दी है। फिर रिश्तेदार बैठते हैं, फिर कहते हैं बच्चा हमारा बच्चा तो बहुत ज़िद्दी है। फिर हम हंसी मजाक में भी बताते रहते हैं हमारा बच्चा तो हमारी बात नहीं सुनता। अब वो सुन रहा है, एक्टिवली भी सुन रहा है, पैसिवली भी सुन रहा है बच्चा, उसके माइंड में एम्बेड हुए जा रही हैं ये सारे मैसेजेस आपके। वो सुन रहा है और उसकी जो सेल्फ डाउट है वो अंदर बढ़ता जा रहा है।
और वही उसका इनर डायलॉग बनेगा, फिर उसकी सेल्फ वर्थ हो जाएगी ज़ीरो, लेकिन वो उसको छुपाएगा लोगों से, ऑब्वियसली बताएगा नहीं। तो ये उनका सबसे बड़ा ब्लॉक होता है। अब जब वो लोग हमारे पास आते हैं, इलाज के लिए आते हैं, उनका सबसे बड़ा मसला ये होता है कि उनकी नेगेटिव सेल्फ टॉक होती है। अच्छा, अगर इस तरह की चीज़ें देखें तो फिर तो हर एक के बचपन में इस तरह की चीज़ें हुई हुई हैं, तो इसका मतलब हर एक को फिर हिप्नोथेरेपी की ज़रूरत। नहीं, दिस इज़ वाई राइट पेरेंटिंग इज़ द नीड ऑफ द आवर। पेरेंटिंग के ऊपर मुझे ऐसे लगता है कि हुकूमती लेवल पर काम होना चाहिए। कि एक होता है कि हम सिर्फ बच्चे पैदा कर रहे हैं, हम सिर्फ कौम को बढ़ाए जा रहे हैं। एक होता है कि इंटेंशनल कौम हम पैदा करें। जैसे हम कहते हैं ना, हम वेस्ट को बहुत एडमायर करते हैं कि वो क्या लोग हैं, वो कि वो हम जैसे नहीं हैं, वो बड़े ईमानदार होते हैं। हम अक्सर सुनते हैं इस तरह की बातें। वो कैसे होता है? उन्होंने पेरेंटिंग सीखी होती है। हम क्या करते हैं, हम पेरेंटिंग वो वाली करते हैं जो हमारे आबाओ अजदाद से होते हुए चली आ रही है। चूँकि हमारे अब्बा जी कहते थे कि बच्चे पे सख्ती करो वरना वो बिगड़ जाएगा, तो मैं भी सख्ती करूँगी ताकि मेरा बच्चा ना बिगड़े। सही। जी। अच्छा, कि मतलब अगर सक्सेस और माइंडसेट की बात करें तो मतलब डू यू बिलीव कि सक्सेस जो है वो मतलब माइंडसेट से इन्फ्लुएंस होती है? 100%। अच्छा। जी बिल्कुल। वरना आप लाइफ में कितना भी स्ट्रगल कर लें, जब तक आपका इनर डायलॉग ये है कि मैं अनसक्सेसफुल हूँ, कभी भी आप वहाँ नहीं पहुँच सकते जहाँ पर आप पहुँचना चाहते हैं। मतलब कुछ लोग सक्सेसफुल भी होते हैं बट स्टिल एक डाउट में रहते हैं, वो क्या फिर वो मतलब वो कोई उनकी फिर कोई वही चाइल्डहुड का कोई। नहीं, वो जब गोल सेट करते हैं, बिकॉज़ ये इस तरह से काम करती है कि अगर उन्होंने कोई चीज़ अचीव करनी है, जब वो गोल सेट करते हैं तो वो उसके ऊपर बड़े सुपर कॉन्फिडेंट होते हैं कि ये मैं कर लूँगा। जो वो सुपर कॉन्फिडेंट होते हैं और अपने ऊपर एतबार करते हैं, एतमाद रखते हैं, तो वो अचीव कर लेते हैं उस चीज़ को। तो मतलब अगर कोई स्ट्रगल कर रहा है अपने करियर में, बिजनेस में, या कोई फाइनेंशियल है, तो वो मतलब उसको भी हिप्नोथेरेपी कैन हेल्प। जी बिल्कुल। उसको रीप्रोग्राम करके उसको लाइक 100 टाइम्स मोर एफिशिएंट किया जा सकता है कि वो जो डिसीजंस ले रहा होगा अपने बिजनेस में, वो होंगे जो कि वो अपने रोल मॉडल्स को देखता रहा है कि मैं ऐसे डिसीजंस लूँ, मैं ऐसे कारोबार करूँ, मैं इस तरह की मेरी पर्सनालिटी हो। इट कैन बी डन। अच्छा, जी बिल्कुल। इट्स दैट सिंपल। इट इज़। तो ये फिर तो फिर ये इतना आसान है, तो क्यों फिर हम तो लोगों की जिंदगियां तो फिर ऐसे करके बदल जानी चाहिए, ये तो फिर। यही बात है, लेकिन अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ की। इस चीज़ को इतना, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मूवीज़ ने, स्टेज ने और लिटरेचर ने इसको कुछ और बना दिया जो ये नहीं था। ये एक वंडरफुल सॉल्यूशन है जो कि आपकी इंटायर लाइफ चेंज कर सकता है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं सेल्फ सेबोटाइजिंग से जैसा उनके पैटर्न्स होते हैं, तो मतलब है ये हिप्नोसिस जो है वो उसको भी हेल्प करता है या उसको भी चेंज कर जी देता बिल्कुल। हर तरह की कोई भी चेंजेस जो आप अपने अंदर लाना चाहते हैं। है? इसकी मैं एग्जांपल आपको ऐसे दूंगी कि एक क्लाइंट मेरे पास आई। उनकी वो 4 नमाज़ें पढ़ लेती थी, लेकिन फ़जर की नमाज़ हमेशा मिस होती थी उनसे, क्योंकि वो कहती थी मेरे से उठा नहीं जाता। क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ना शुरू हो जाऊं? मेरे अंदर क्या ये चीज़ इंस्टॉल की जा सकती है? देयर यू गो, इट कैन बी डन। होता ही है। करते कैसे हैं इसको? जब आपने फ़जर के लिए उठना होता है तो आपने एक पैटर्न डेवलप किया हुआ है कि आप उठना भी चाहें खुद को, तो आपका माइंड आपको कहता है कि सो जाएं वापस। अगर आपने उसको प्रोग्राम कर दिया, अगर आपने जो माइंड एंड बॉडी के दरमियान में जो ब्रिज है उसको स्ट्रेंथन कर दिया कि जिस टाइम पे द मिनट योर माइंड गिव्स यू अ सिग्नल वेक अप, वेक अप, अगर आपने प्रोग्राम कर दिया, वो फजर की नमाज उठ के पढ़ना शुरू हो गया। वो कहती है मुझे अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। Wow. ये जो रीप्रोग्राम कर रहे होते हैं, जैसे हम कभी कंप्यूटर को रीप्रोग्राम कर रहे होते हैं और बीच में फंस जाता है, तो ये ऐसे तो नहीं है कि पता लगे साल बीच में फंस गए। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। देखिए, आप एक लाइसेंस्ड प्रोफेशनल के हाथों रीप्रोग्राम हो रहे हैं। कोई भी वो ऐसा नहीं है वो उसने पूरा पढ़ा है मुकम्मल, उसके पास नॉलेज है इस चीज़ का, तो ऐसे नहीं हो सकता।
अच्छा, जैसे ये मतलब बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि जैसे लॉन्ग टर्म स्ट्रेस जो है या इमोशनल एक्सप्रेशन जो है वो हमारे फिजिकल हेल्थ को भी इफेक्ट करता है। तो मतलब इसका जो कनेक्शन बिटवीन माइंड एंड क्रॉनिकल, मतलब आपका क्या ख्याल है कि ये माइंड में क्रॉनिकल इलनेस का कोई कनेक्शन वाकई? बिल्कुल 101%। देखिए ये जो जितनी ऑटो इम्यून डिजीज़ होती हैं, ये सारी इसीलिए होती हैं क्योंकि आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं। इतना स्ट्रेस ले लेकर आप अपनी बॉडी को फाइट और फ्लाइट के तरफ पुश कर देते हैं। फाइट और फ्लाइट क्या है? ये एक ऐसी स्टेट हो जाती है बॉडी की जिसमें आपको पता नहीं चल रहा होता कि आप मीटिंग से लेट हो रहे हैं या आपके पीछे शेर लगा हुआ है। आपकी बॉडी आपको उतनी ही डर की फ्रिक्वेंसी में लेके जाएगी जितना एक शेर पीछे लगा हो तो लेके जाती है। इस कदर आप हाइपर विजिलेंस में होते हैं, आप इतना अपने आप को, आपकी बॉडी आपको पुश करके एक ऐसी स्टेट में ले गई होती है जहाँ पर आपको फंक्शन करना मुश्किल हो जाता है। फिर इवेंचुअली जब ये स्टेट बहुत देर तक रहती है आपके ऊपर, तो वो आपके अंदर बीमारियां बनाना शुरू कर देती है। क्यों? क्योंकि आप तो कुछ भी प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, सारा कुछ अंदर इकट्ठा हो रहा है, स्ट्रेस अंदर इकट्ठा हो रहा है सारा। अब जब वो प्रोसेस नहीं करेंगे, बॉडी से उसको निकालेंगे नहीं, तो वो स्टेगनेंट एनर्जी की फॉर्म में अंदर इकट्ठा हो जाता है। स्टेगनेंट एनर्जी क्या करती है? उसने कुछ तो करना है, फिर वो डिजीज़ क्रिएट करती है। फिर आपको इवेंचुअली स्किन की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, आपको सांस की तकालीफ हो जाती हैं, आपको आधे सर की दर्द रहना शुरू हो जाती है, वैसे ही नॉर्मल हेडेक्स रहना शुरू हो जाते हैं आपको। एंड इन सम केसेस आपको कैंसर भी डेवलप कर देती हैं अंदर। जी ये जो अक्सर लोगों को माइग्रेन होता है, तो ये मतलब इसमें इस तरह की भी कोई जी पॉसिबिलिटी जी जो जी है वो हो सकती है? जी ओके। तो ये जो बहुत मतलब सालों की जो नेगेटिव थिंकिंग है और इमोशनल ट्रॉमा जो है ये मतलब फिर हमारी बॉडी की उसमें फिर ये कन्वर्ट होता है, यानी मतलब एक्चुअल है बिल्कुल ऐसे ही एज है। एज मच एज कैंसर तक में ये हो सकता है। जी बिल्कुल, आप ये देखिए कि आपकी एजिंग जल्दी स्टार्ट हो जाती है। ये कैसे होता है? आपको जब आपको बहुत किसी इंसान को आप देखें कि बहुत गम में है, काफ़ी अरसे से है, क्योंकि लोगों के अंदर 15-15 20-20 साल ग्रीफ एक्टिव रहता है। किसी की डेथ हो गई, फॉर एग्जांपल किसी पेरेंट की डेथ हो गई है, 25 साल से ग्रीफ एक्टिव ही है, वो प्रोसेस ही नहीं हुआ। अब वो ग्रीफ तो अंदर है, आप रोज़ हर टाइम उसको जी रहे हैं उसी इंटेंसिटी पर जब वो हुआ था इंसिडेंट। तो वो आपको क्या कर, एजिंग फेस पे आना शुरू हो जाएगा। आपने देखा, आप हल्के पड़ जाते हैं, आपके बॉडी लेथार्जिक, हर टाइम ज़ीरो एनर्जी, उठा नहीं जा रहा, सोया नहीं जा रहा, खाया नहीं जा रहा। अगर खा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, नहीं खा रहे तो बिल्कुल ही छोड़ दिया है। बहुत वज़न बढ़ गया है, बहुत वज़न कम हो गया है। सो ये किस लिए हो रहा होता है कि आपकी बॉडी के अंदर से प्रोसेस हुए ही नहीं इमोशंस, वो तो अंदर ही हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपको थेरेपी लेके ही इनको प्रोसेस करना है। हमारे अंदर हीलिंग का एक पूरा सिस्टम लगाकर भेजा गया है कुदरत की तरफ से, हमें सिर्फ एक्सेस नहीं करना आता, और प्रॉबेबली हमें सिखाया भी नहीं जाता। हमारी एकेडमिक्स में हमें सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन ये नहीं बताया जाता अपने इमोशंस को कैसे रेगुलेट करना है हमने। सो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बहुत गुस्सा आया, किसी कोई चीज़, कोई इवेंट हुआ है या कोई मसला हुआ है और आपको बहुत गुस्सा आया है, तो क्या कोई किताब हमें सिखाती है कि फ़ौरी तौर पर हमें क्या करना है, कैसे रेगुलेट करना है खुद को? वो रिएक्शन कितने सेकंड्स का है आपकी बॉडी के अंदर? कोई भी रिएक्शन है वो सिर्फ 90 सेकंड्स के लिए प्रिवेल करेगा आपकी बॉडी के अंदर। 90 सेकंड्स वो केमिकल रिएक्शन रहेगा आपकी बॉडी में जो कि आपके इख्तियार में नहीं है। और 90 सेकंड्स अगर आपने खुद को होल्ड कर लिया और इमीडिएटली रिएक्ट नहीं किया, तो आप इवेंचुअली रेगुलेट हो जाते हैं खुद ब खुद। ओके। तो ये जो हिप्नोथेरेपी के थ्रू जो फिर ये जो क्रॉनिक इलनेसेस हैं इनको भी ट्रीट किया जा सकता है? जी बिल्कुल, काफ़ी सारी है। देखिए इसमें बहुत सारे पेशेंट्स तो आप मेरे पास जो आते हैं वो एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ग्रीफ हीलिंग, ट्रॉमा हीलिंग, बिकॉज़ ये सारी चीज़ें एक ट्रायंगल बनाती हैं। अगर तो आपको एंग्जाइटी है, पॉसिबिलिटी है कि कहीं ना कहीं ट्रॉमा होता है जहाँ से वो स्टार्ट हुई होती है, कोई ना कोई रीज़न होती है, कहीं ना कहीं से अगर ना भी रिकॉल कर सकें तो किसी वजह से वो स्टार्ट हुई होती है। डिप्रेशन है, अगेन वो किसी वजह से हुआ है, वो कोई ट्रॉमा भी हो सकता है। सो ये सारी चीज़ें एक ट्रायंगल में इंटरकनेक्टेड हैं।
सो ज़्यादातर ये इन इश्यूज से रिलेटेड पेशेंट्स आते हैं। सो ये अब अगर हम अपने जैसे कल्चरल बिलीफ्स की बात करें तो उसमें तो जैसे मतलब बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि किसी को कोई जैसे कैंसर हो गया है या कोई बहुत ऐसी चीज़ हो गई है तो वो कोई उनकी शायद कोई ऐसा ही कोई उनकी कोई अपनी गलती है या कोई उनका कोई गुनाह है कि खुदा ना खास्ता इस तरह की कोई चीज़ जो है वो हो गई है। तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? देखिए, मैं एक चीज़ हमेशा कहती हूँ कि जब हमें किसी चीज़ की अवेयरनेस नहीं होती ना, तो हमारे पास 2 रास्ते होते हैं अपने दिमाग को खामोश कराने के लिए, क्योंकि सवाल तो तंग करता रहता है ना। 2 रास्तों में से एक रास्ता होता है इल्म का रास्ता, कि हम उसको डिग इन करते हैं, हम कोशिश करते हैं, हम ढूंढें जवाब किताबों में। जब हमें इल्म की तलाश की अर्ज नहीं होती ना, तो हमारे पास दूसरा रास्ता होता है कि हम उस चीज़ से रिलेटेड एक मफरूज़ा कायम कर लें, ताकि हम एक जवाब दे दें माइंड को, उसको खामोश करा लें और सिचुएशन को सेटल डाउन कर लें। सो जो मफरूज़े कायम करने वाले हैं वो अगर इल्म का रास्ता इख्तियार करें तो उनके लिए चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। अच्छा, कुछ लोगों का ख्याल ये है कि ये जो हिप्नोथेरेपी जो है ये को मैजिक की को फॉर्म, तो इस पे आप क्या कहेंगे? The only magic that you have is your subconscious mind. Okay. वो आपको चलाता है ऑल द टाइम एज डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं कि वो आपको चला रहा है। द मोमेंट यू नो हाउ टू रन द शो, आप उससे इख्तियारात अपने पास लेते हैं। पावर इज़ इन योर हैंड। अच्छा, वैसे कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि जैसे ये कोई एक पोजेशन की तरह की कोई चीज़ है, जैसे कोई स्पिरिट या कोई पोजेस कोई चीज़ कर लेती है। अगेन पोजेशन, स्पिरिट पोजेशन जो ओनली आपके पास है ना, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड है। ओके, सो मतलब ना कोई ये मैजिक है ना ये कोई पोजेशन है बिल्कुल भी ये। नहीं। सही। तो मतलब अगर आप थोड़ा सा मतलब हमारे देखने वालों को ये बता सकेंगे जो ये जो इसका जो हिप्नोथेरेपी का जो सेशन एक है इसकी कैसे मतलब क्या होता है, किस तरह एक नॉर्मल सेशन होता है? अच्छा, होता ऐसे है कि जब आप सेशन में अपीयर होते हैं तो इसका तो पूरा प्रोसेस है कि ये नहीं होता कि आप अभी अपीयर हुए हैं, पहली दफ़ा मेरे पास आए हैं तो मैं आपको फ़ौरी तौर पे आपका मसला सुन के और फ़ौरी तौर पे हिप्नोटाइज़ करके फ़ौरी तौर पे इलाज करूँ, ऐसा नहीं होता। फर्स्ट सेशन हमेशा एक लिसनिंग सेशन होता है। लिसनिंग सेशन में आप अपने सारे कंसर्न्स प्रेजेंट करते हैं, आप बताते हैं कि क्या 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 प्रॉब्लम्स हैं आपको। अब वो तो प्रॉब्लम्स आपने बता दिए जो आपको पता है। अब मैं एक प्रोफेशनल हूँ, मुझे पता है कि इन प्रॉब्लम्स के पीछे भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ पैटर्न्स हैं जो लर्न किए हुए हैं आपने। सो आई विल डिग इन, मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन आंसर्स करके भी आपसे हासिल करूँगी। और उसी सेशन के अंदर मैं एक माइंड एनालिसिस भी करती हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 तरह के माइंड्स होते हैं। एक होता है एनालिटिकल माइंड, एक होता है नॉन एनालिटिकल माइंड। सो उस माइंड एनालिसिस में आपका एनालिसिस किया जाता है कि आपका माइंड की टाइप क्या है। फिर वो सारी इन्फॉर्मेशन जब गैदर कर ली जाती है और उसके रिजल्ट्स लिख लिए जाते हैं, तो फिर कुछ दिन लिए जाते हैं उस केस को पूरा स्टडी करके उसके ऊपर पूरा प्लान बनाया जाता है कि आपका पूरा ट्रीटमेंट प्लान चलेगा कैसे। फिर वो ट्रीटमेंट प्लान आपके साथ शेयर किया जाता है ताकि आप उसको गो थ्रू करें और देखेंगे कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि जो मिसिंग है इसके अंदर से। वंस यू गिव योर अप्रूवल ऑन दैट, आप अपने फर्स्ट थेरेपी सेशन में एंटर होते हैं। सो फर्स्ट थेरेपी सेशन में आपको पता होता है, उस प्लान के अंदर लिखा होता है कि आपका फर्स्ट थेरेपी सेशन जो है उसका फोकस किस इशू के ऊपर होगा, उसके ऊपर कौन सी टेक्निक्स में यूज़ कर रही होंगी और वो उसके एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या होंगे। सो आप ब्लाइंडली एंटर नहीं हो रहे होते हैं, आपको पता होता है, मुकम्मल अवेयरनेस होती है इस चीज़ की। लेकिन मार्केट में सारे थेरेपिस्ट इस तरह से काम नहीं करते। दिस इज़ माई वे ऑफ वर्किंग कि मैं डॉक्यूमेंटेड रखती हूँ उस चीज़ को। फिर जब अब आप अपीयर होते हैं अपनी फ़र्स्ट थेरेपी सेशन में, तो फिर आपको थोड़ा सा रैपो बिल्ड किया जाता है आपसे बातचीत करके, क्योंकि जब तक रैपो बिल्ड नहीं होता आप किसी को हिप्नोसिस में नहीं लेके जा सकते। इवेंचुअली एक टाइम आता है कि आपको लगता है कि क्लाइंट आपके साथ बिल्कुल सिंक्ड है,
समटाइम्स ऐसे हो रहा होता है कि मैं हल्का सा ऐसे करती हूँ तो वो इतना सबकॉन्शियसली सिंक होता है कि वो भी ऐसे कर रहे होते हैं। जी बिल्कुल, और ये टेस्ट्स होते हैं छोटे छोटे। समटाइम्स मैं ऐसे करके चेहरे को हाथ लगाऊंगी तो वो सब कॉन्शियसली उन्हें नहीं पता होता, वो इतने सिंक्ड होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं उस टाइम कि वो भी सबकॉन्शियसली हाथ लगाते हैं ऐसे करके। इसका मतलब होता है दे आर रेडी टू बी टेकन इन टू हिप्नोसिस। फर्स्ट टाइम हिप्नोसिस इंड्यूस करके कॉन्सेंट के साथ फिर उनको जब स्टेट में लेके जाया जाता है और उस टाइम वो बिल्कुल रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं, वहाँ पर फिर उनसे बात की जाती है। तो ये जनरली कितने अरसे का ये पूरा एक मतलब अगर हम ये समझें कि एक आपके पास एक आया है कोई भी विद सम प्रॉब्लम, तो वो एक मतलब मिनिमम मैक्सिमम कितना टाइम लगता है सारे में? यूजली 10 to 12 सेशंस, 8 भी हो सकते हैं, और समटाइम्स ऐसे भी होता है कि आपने 10 सेशंस प्लान किए हैं लेकिन क्लाइंट 6 में ही ठीक हो जाता है, 6 में ही रेगुलेट हो जाता है। सो फिर वो उसको फिर एक सेफ़ एग्जिट देनी होती है, जैसा कि जब कोई हम साइकियाट्रिक ड्रग्स लेते हैं, कोई मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई मेडिसिन होती हैं, तो हम उनको एब्रप्टली नहीं छोड़ते, हमें टेपर ऑफ करनी होती है आहिस्ता आहिस्ता मेडिसिन की डोज रिड्यूस करके। थेरेपी भी बिल्कुल ऐसे ही है। पर अगर वो 6 में ठीक हो गया तो उस देखना होता है कि अभी इनकी करंट कंडीशन क्या है, और फिर 1 या 2 सेशन में उनको टेपर ऑफ करके उनको एग्जिट दे दिया जाता है। मतलब किसी भी जो सुन रहा है ये प्रोग्राम देख रहा है उसको एक रियलिस्टिक क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए हिप्नोथेरेपी से? रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ये होनी चाहिए कि आप 100% ठीक हो जाएंगे। ओके। इसलिए क्योंकि ये कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड के साथ मैं आपकी बातें नहीं कर रही हूँ। जब हम कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड के साथ बातें करते हैं तो कितनी बातें ऐसी हैं जो हम उस टाइम पे समझ लेते हैं लेकिन बाद में जाके अमल नहीं करते। लेकिन जो चीज़ आपके सबकॉन्शियस में मैंने एम्बेड कर दी है ना, उसका रिजल्ट तो आपको आना ही आना है। तो आप मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएंगी। और एक और चीज़ उमर साहब, आपके प्लेटफॉर्म से जो मैं लोगों को मैसेज देना चाहूँगी कि एक होता है प्लेसिबो इफ़ेक्ट। ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम जिस चीज़ के ऊपर यकीन रखते हैं ना, वही चीज़ हमारी एग्जीक्यूट हो रही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे यकीन है और मैं अपीयर होती हूँ किसी भी ट्रीटमेंट के लिए, किसी भी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, मुझे यकीन है कि मैं जाऊँगी, मैं ट्रीटमेंट लूँगी, मैं ठीक हो जाऊँगी, तो मैं 101% ठीक हो जाऊँगी। क्यों? क्योंकि मेरे माइंड ने एविडेंसेस फाइंड करने हैं मुझे ठीक करने के लिए। और अगर मुझे डाउट है और अगर मैं समझती हूँ कि मैं जो मर्ज़ी ट्रीटमेंट ले लूँ मैं नहीं ठीक होंगी, तो फिर आप जो मर्ज़ी दुनिया का ट्रीटमेंट कर लें आप ठीक नहीं होंगे। अच्छा, ये हिप्नोथेरेपी जो है ये इन इटसेल्फ ये इट्स अ सॉल्यूशन फॉर एनी प्रॉब्लम फॉर समवन, या ये कि इसके कोई राइट लेफ्ट भी चेंजेस करनी पड़ती हैं कि जी आप साथ अपना कुछ और भी लाइफस्टाइल भी चेंज करें या कोई घर में कुछ ये मतलब क्या है ये कैसे ये, क्योंकि बहुत सारी जो थेरेपीज हैं उसमें तो इवन घर के और लोग भी थेरेपी का पार्ट बनते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि कोई भी थेरेपी हो वो हमेशा टीम वर्क होती है, लेकिन अब डिपेंड करता है कि थेरेपी कौन सी है और टीम वर्क कितने कितने परसेंट करना है। जिससे अगर आप खाली टॉक थेरेपी कर रहे हैं तो 50-50 होता है, यानी कि थेरेपिस्ट भी 50% काम कर रहा है तो आपको भी 50% काम करना है। लेकिन हिप्नोथेरेपी में आप 70-30 के रेशियो से चल रहे होते हैं, यानी कि हिप्नोथेरेपिस्ट 70% काम कर रहा होता है और आपको 30% करना होता है। और वो जो 30% भी होता है वो इतना कम काम होता है, वो सिर्फ ये होता है कि जैसे मैंने आपका हिप्नोसिस का एक सेशन कर दिया, अब मैं आपको एक रिकॉर्डिंग भेजूंगी जो कि आपने 7 डेज़ रात सोने से पहले सुननी है। सो ये करने का आपका काम है कि आपने वो रिकॉर्डिंग लाजमी सुननी है, आपने उसको स्किप नहीं करना, वरना वो मैसेज जो मैंने आपके माइंड में इंस्टॉल किया है वो रीइंफोर्स नहीं होगा और आपके ऊपर वैसा इफ़ेक्ट नहीं आएगा थेरेपी का। ओके। ये चीज़ हो गई। फिर जब मैंने अगर आपको कहा कि आपने अपनी बाउंड्री सेट करना शुरू करनी है और आपने अपने आप को निकालना है उन इन्वायरमेंट से जहाँ पर आप समझते हैं कि आपको बर्न आउट फील होता है और आप स्टिल वहीं पर हैं, तो आप थेरेपी तो लेते रहेंगे लेकिन ट्रिगर्स तो वहीं रहेंगे। सो आपका रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं आएगा उस सिलसिले में। और जहाँ आपने बात की कि बहुत सारी थेरेपीज़ में ऐसे होता है कि घर वालों को भी लेनी पड़ती हैं, वो वहाँ पर होता है जहाँ पर कोई एक
या 2 फ़र्द घर के या कोई फ़र्द ऐसे होते हैं जो जिनके टॉक्सिक ट्रेट्स होते हैं, उनके विक्टिम्स को थेरेपी लेनी आनी पड़ती है। वो लोग जिनकी अपने टॉक्सिक ट्रेट्स होते हैं वो कभी थेरेपी में अपीयर नहीं होते। सही है जी। ये जैसे आप ये कहती है ना कि इंस्टॉल कर देते हैं, तो ये इतना टेकी सा साउंड करता है, इतना इंटरेस्टिंग सा साउंड कर रहा है कि इट्स सो सिंपल कि जस्ट इंस्टॉल समथिंग इन समवन्स माइंड एंड इट इज़ वेरी सिंपल। मैं आपको बताती हूँ कि 4 तरह के इमोशनल एक्सपीरियंसेस हैं जो कि सिर्फ बात करने से डायरेक्टली आपके अंदर इंस्टॉल हो जाते हैं। नंबर 1 फ़ियर। अभी अगर मैं कहूँ ना कि इस टाइम यहाँ पर धमाका होने वाला है, अभी आपका कॉन्शियस माइंड तो फौरी तौर पे बंद हो जाएगा इसको सुनते ही। तो क्या हुआ कि सबकॉन्शियस माइंड में चली गई ये बात, फ़ौरन इंस्टॉल हो गई। इसके अलावा शेम। अगर मैं आपको शेम इंड्यूस करती हूँ, फौरी तौर पे सबकॉन्शियस माइंड में इंस्टॉल हो जाएगा। थर्ड, इमोशनल। कोई भी चीज़ हम जो फ़ील कर रहे हैं, कोई भी चीज़ को हमने बहुत इमोशनली फ़ील कर लिया है, कोई दुख भरी कहानी आपको आके सुनाई है किसी ने और आपने उसको इतना एब्जॉर्ब कर लिया है कि आप समझ रहे हैं कि वो कहानी में आप भी शरीक हैं उसके साथ, तो वो आपके कॉन्शियस माइंड को बाईपास कर जाएगी और आपके सब कॉन्शियस माइंड में ऐसे बैठेगी कि वो एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ है। एंड फोर्थ वन, जब आप डिटेल में कुछ इमेजिन करते हैं, वो डायरेक्टली इंस्टॉल होता है आपके माइंड में। अब आप देखें, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आप चाहते हैं कि आपके माइंड में ये चीज़ इंस्टॉल हो जाए कि आप एक बहुत ग्रेसफुल मूव लेने वाले इंसान हैं। सो आप करते ही हैं कि आप रात को सोने से पहले आप आंखें बंद करते हैं और आपके ऊपर एक स्टेट आना। अब चूँकि प्लेयर्स क्रॉस कर रहे हैं ना, आप रिलैक्स हो रहे हैं, स्लीप एक स्टेट में, आप क्या करते हैं कि आप डिटेल में इसको इमेजिन करना शुरू करते हैं। आप खड़े हुए हैं ऑफिस में, बोर्ड रूम में खड़े हुए हैं, मीटिंग हेड कर रहे हैं और किसी अहम चीज़ का फ़ैसला लेने जा रहे हैं और उस टाइम पर बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है, लोग आपको देख रहे हैं कि आप क्या फ़ैसला लेंगे इस टाइम पे, और आप एक सलूशन देते हैं उस टाइम पर कि पूरे बोर्ड रूम में तालियां बज जाती हैं और उस टाइम पर जो बोर्ड रूम की जो फ्रेगरेंस है उसको भी फील कर रहे हैं, यानी कि सारी साइट्स इन्वॉल्व कर रहे हैं, टेस्ट, साइट, स्मेल, टच। उस टाइम आपने जो कुर्सी पकड़ी हुई है या जिस पे आप बैठते हैं या टेबल पर हाथ रखते हैं, अब आपने डिटेल्ड आपने इमेजिनेशन कर ली, वो पूरे का पूरा प्रोग्राम आपने माइंड में इंस्टॉल कर लिया है। अब होगा क्या कि माइंड ने चूँकि उसको इंस्टॉल कर लिया है, अब वो हर तरह का एविडेंस फाइंड करेगा आपको वही एक्सपीरियंस ला के देने के लिए और आपको वही बनाने के लिए जो आपने इमेजिन किया था कि आप हैं। ओके। सो मतलब ये कि अब आखिर में जो लोग इसको देख रहे हैं, जो मतलब दोज हु आर स्टक इन सम नेगेटिव पैटर्न जिसमें एंजाइटी है, सेल्फ डाउट है, ये और इस तरह की चीज़ें जो हैं, तो मतलब वो आप क्या लोगों को क्या जनरली इस पे गाइड करेंगी कि वो क्या करें? मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ कि देयर इज़ अ लाइफ आउट देयर योर हील्ड वर्जन wants to live and you have no idea about that कि वो लाइफ कैसी है, क्योंकि आपने कभी वो एक्सपीरियंस ही नहीं की। हम पूरी पूरी ज़िंदगी अपने अनहील्ड वर्जन के साथ रहते हैं, उसको नॉर्मलाइज करके, और हम समझते हैं ज़िंदगी यही है। मेरा मैसेज ये है, ज़िंदगी ये नहीं है। अगर आप एक दफ़ा एक्सपीरियंस कर लें हील्ड वर्जन के साथ कि लाइफ क्या है, तो आपका एंगल ही बदल जाएगा लाइफ को व्यू करने का। लेकिन जनरली मतलब हम ज़्यादा ह्यूमंस जो हैं उनके लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही तो शायद सबसे मुश्किल तरीन बात है शायद। उसके पीछे रीज़न सबसे बड़ा ये है कि अवेयरनेस ही नहीं है। एक चीज़ है ना उमर साहब, आपने वो देखी नहीं, एक दीवार है, इस दीवार के पीछे का व्यू आपने कभी ज़िंदगी में देखा ही नहीं है, तो आपको कैसे पता होगा कि वो कितना खूबसूरत है? वो सिर्फ आप तभी देख सकेंगे जब आप कहेंगे कि मैं ये देखना चाहता हूँ और आप उसके ऊपर काम करेंगे। वरना तो आप कहेंगे ये सब रूम में जो बैठे हुए हैं ये सब कह रहे हैं कि ज़िंदगी ऐसी है तो फिर ऐसी ही होगी, तो फिर दीवार के पीछे क्या ही होगा। मैं तो बल्कि बड़ा एक्साइटेड हूँ। मुझे तो लगता है कि मैं कुछ चीज़ें अपने लिए भी री इंस्टॉल और री इंस्टॉल करा। हीलिंग का जर्नी स्टार्ट हुआ था तब मुझे पता चली थी ये सब बातें, एंड आई वॉज लाइक वो मैं कहाँ रह रही थी दुनिया में। मुझे तो इवन मैं अपने पैटर्न से अवेयर ही नहीं थी कि मैं हर टाइम अपने आप से क्या बात करती रहती हूँ।
मुझे तो ये पता ही नहीं था कि मैं हर टाइम जो अपने माइंड में रिहर्स करती रहती हूँ कि मैं एक फेलियर हूँ, मुझे तो कभी ज़िंदगी में सक्सेस ही नहीं मिली, मुझे तो हमेशा वो लोग मिलते हैं जो मुझे नुकसान ही पहुँचाते हैं। अब एक इस पैटर्न ने मुझे, उमर साहब, इतना नुकसान पहुँचाया। मैं कहती थी ऐसा क्यों होता है ज़िंदगी में, मुझे ही ऐसे लोग मिलते हैं जो मुझे नुकसान ही पहुँचाते हैं। Until I came to know कि this pattern is driving my whole life. इसको फ्लिप करें, मुझे तो ज़िंदगी में वो लोग मिलते हैं जो मुझे हमेशा फ़ायदा पहुंचाते हैं। अब आप देखिए ज़िंदगी गुजारें, अब आपको ला ला के ज़िंदगी वही लोग देगी जो आपको फ़ायदा पहुंचाएंगे, और आप कहेंगे मेरी ज़िंदगी कैसे बदल गई है ये। दिस इज़ द मैजिक। अब चूंकि लोग ऐसा मैजिक एक्सपीरियंस कर लेते हैं लेकिन रैशनल नहीं पता होता ना, तो वो कहते हैं पता नहीं ये कोई मैजिक है, ये कोई स्पिरिट से काम हो रहा है, ये कोई काला जादू है ये। और दूसरा, जब हम जाते हैं किसी पीर फ़कीर के पास, वो क्या करता है, वो आपको आपका यकीन बेचता है। खुद नहीं उसके पास कुछ होता, वो आपको ही आपका यकीन बेचता है। आप जाके उसको कहते हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी ज़िंदगी में ना मैं स्टक हूँ, मेरा कोई काम होता ही नहीं है, दुआ करें। वो कुछ पढ़ता है और कहता है आपका काम हो गया। उसने क्या किया, इतने कॉन्फिडेंस से आपको आपका ही यकीन बेचा कि आपके माइंड में ये चीज़ इंस्टॉल हो गई कि मेरा काम तो हो जाता है। आप जाते हैं, आपका काम हो जाता है, आप कहते हैं मेरा पीर जिंदाबाद, जबकि आपको पता ही नहीं होता वो आपका पीर जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है। आपके सबकॉन्शियस माइंड को कुछ जिंदाबाद कहना चाहिए, जिसके अंदर उस बंदे ने सिर्फ इतना किया एहसान आपके ऊपर कि आपको आपका ही यकीन बेच दिया। बिल्कुल ऐसे ही जब हम कुरान पढ़ते हैं और अल्लाह ताला कहता है कि यकीन रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो जब अल्लाह ताला हमें हमारा यकीन बेचता है ना, तो हम डाइसी हो जाते हैं। हम कहते हैं अच्छा हम यकीन तो करते हैं पर पता नहीं होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह ताला फिज़िकल रियलिटी में आके तो नहीं हमें कुछ बता रहा होता, लेकिन पीर तो फिज़िकल रियलिटी में बता रहा होता है, थेरेपिस्ट तो फिज़िकल रियलिटी में बता रहा होता है, तो उसकी बात जल्दी इंस्टॉल हो जाती है अंदर। जबरदस्त जी, थैंक यू Thank you वेरी very मच जी, much. थैंक यू फॉर कमिंग एंड टेकिंग योर टाइम। थैंक यू सो मच। आपने अपने प्लेटफॉर्म से मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं बात कर सकूं, मेरा मैसेज तक जा सके। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।